क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ज्योति और आलोक को आपस में बैठकर मामले को सुलझाया जाए? बहुत बहुत सही सवाल है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ मानवी जी, आप और हम तय करें, पब्लिक तय करे, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि जो पति पत्नी के बीच में गुजरी है, जो बात सुभ्राष्टा जी ने पहले कही थी, वो हम में से कोई भी नहीं जानता। इसके जज तो वही हो सकते हैं। अगर निभ सकती है तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं निभ सकती तो शायद एक दूसरे से अलग होने में ही बेहतरी है। ये जो पूरा सवाल है, ये क्या समाज तय करेगा या वो दोनों? नाविका जी, यहाँ पर तो एक मेल ईगो भी हर्ट हो गई ना कि मुझे इस महिला ने छोड़ कैसे दिया। नाविका जी देखिए, दोनों को बैठ करके, जैसे मेरे को बोलने दीजिए, जैसे अभी आपने बोला कि दोनों को मिल करके बातचीत करनी चाहिए और फैसला करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है। माँ बाप अगर अलग हो जाते हैं, सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? बच्चे, क्योंकि बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए। बच्चे को माँ भी चाहिए, बच्चों को बाप भी चाहिए, और बच्चों को माँ बाप एक साथ चाहिए। ये नहीं कि माँ थोड़े दिन के बाद मिले और बाप थोड़े दिन के बाद मिले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को बैठना चाहिए, काउंसलर्स के जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, पहले जमाने में नहीं थी। आज की डेट में आप काउंसलर्स के जा सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को विजिट कर सकते हैं, आप वहां से काउंसलिंग ले सकते हैं। पर काउंसलिंग तो समाज कर रहा है, आप कर रही हैं। आपने तो तय कर दिया कि पैसे की वजह से वो भाग गई घर से, या पैसे की वजह से वो नहीं रहना चाहती। काउंसलर्स का मौका कहां दे रहा है समाज? अमित जी, दिक्कत मुझे इस बात की है कि समाज जजमेंट में बैठ गया है। देखिए मैडम, समाज जो जजमेंट में बैठ गया, ये बात हम कर रहे हैं अब, ये बहुत सारे केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कोई अगर पुरुष होता है, उसके साथ भी यही चीजें होती है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल की बात करूंगा। उस वक्त क्या आपने कोई प्रोग्राम चलाया था कि क्या सफल पुरुष सॉफ्ट टारगेट होता है, कि उसकी जो एफआईआर अगर उसने कर दी, उसकी जो पर्सनल चॉइस थी वो सब जगह पे फैल गई है? क्या वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था? क्या उसका पर्सनल चॉइस नहीं था? ये बात ये है कि आज समाज में पुरुष को समानता मिलती नहीं है, ना कानूनों में मिलती है, ना समाज के नजरिए में मिलती है। आज आपका जो प्रोग्राम है, इसकी नजरिए में इतने पीड़ित हैं। अगर पुरुष तो 33% महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं आ रहा है, ये सब समझते हैं। लेकिन सतीश चांडक का, और ये सवाल मैं सुभ्राष्टा जी आपसे पूछने वाली हूं, लेकिन सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, क्या इसे एक सफल पत्नी और असफल पति का मामला मानना चाहिए? ऐसा मामला तो ऐसे कपल के बीच भी सामने आते रहे हैं जिसमें दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हों। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, इस पर समाज का हंगामा क्यों? क्या इस मामले को अपवाद के तौर पर नहीं लेना चाहिए? सुभ्राष्टा जी, दोनों सवाल, और सवाल 33% रिजर्वेशन का। नाविका जी, रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के मैं थोड़ा सा मैं दाक्षायणी वेलायुधन की तरफ ज्यादा हूं, अंबेडकर जी की तरफ कम हूं। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के मूलतः मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। हाँ, आज की परिस्थिति में मे बी विमेन रिजर्वेशन बिल एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, पर यह लंबी चर्चा का विषय, इतने छोटे पैनल और इतने छोटे डिबेट में भी नहीं संभव है इसको करना। लेकिन जो बाकी दो सवाल है वो बहुत ही वाजिब सवाल हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि ये अपवाद के रूप में ही इसको देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा मामला वैयक्तिक नैतिकता का मामला है। जो चीजें ज्योति मौर्य के लिए नैतिक है, वो शायद समाज के लिए अनैतिक है। लेकिन दोनों के जीवन की निजता जाने बिना मैं किसी जजमेंटल कॉल पे नहीं बैठूंगी। इसको कहने के बावजूद मैं एक बात कहूंगी नाविका जी, क्योंकि मेरी खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, ये बात सच है कि इस पूरे मामले के इतने तूल पकड़ने के बाद शायद जॉइंट फैमिलीज में या अरेंज्ड मैरिजेस में ये एक सवाल आए। इस घटना को एग्जाम्पल के रूप में कोट किया जाए, और लड़कियों से एक्सपेक्टेशन हो कि वो अगर पढ़ाई करती हैं शादी ब्याह के बाद तो वो एक अग्रीमेंट में आए, एक तरीके का अलिखित या लिखित अग्रीमेंट हो कि वो अपने पति को नहीं छोड़ेंगी। लेकिन ये सवाल मुझे लगता है हमारे अपने समाज के ऊपर बहुत ज्यादा है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं कि लड़के ने लड़की को पढ़ाया, ये जिम्मेवारी सिर्फ लड़के की नहीं थी, ये जिम्मेवारी एक्चुअली पति की नहीं थी,
ये जिम्मेवारी समाज की थी, ये जिम्मेवारी माँ बाप की थी कि वो अपने बेटियों को इतना शिक्षित कर दे कि कल शिक्षा के नाम पर उनके साथ ब्लैकमेल ना किया जाए, चाहे वो इमोशनल ब्लैकमेल हो, वो मॉरल ब्लैकमेल हो, वो फाइनेंशियल ब्लैकमेल हो। और ये तनेजा जी जैसी सफल महिलाएं आकर के उनके ऊपर उंगली ना उठा सके कि आज पैसा उनके जीवन में बड़ा हो गया। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि अगर एक सफल महिला आज किसी महिला पर सवाल इसलिए उठा रही है कि उसने अपने जीवन में शायद अपने हिसाब से बेहतरी का रास्ता चुना, सफल होती तो कर्मचारी से शादी ना करती। उसको गोल्ड डिगर शादी से पहले अगर माँ बाप ने पढ़ा दिया होता और अगर इतनी सफल बन जाती है, एक पद पे पहुंच जाती है, तो मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं उतर सकती, इसलिए आप मुझे माफ शादी होती है तो दोनों के पद को देख के शादी होती है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस को देख के शादी होती है। तो मैं वही तो उसका जवाब दे रही हूँ। देखिए, जब सच बोलते हैं तो अक्सर मिर्ची लगती है। फाइनेंशियल स्टेटस सबकी एक रहती भी नहीं। कई बार आप जिंदगी जब शुरू करते हैं और जिंदगी के बीच में जब आते हैं तो आपकी बहुत चीजें बदल जाती हैं, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस। तो क्या इसके बेसिस पर आप अपने पार्टनर चेंज करते रहेंगे या एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे? शायद ये भी एक सवाल है जो समाज को सोचना पड़ेगा। दो और सवाल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मानवी जी मुझे इजाजत दें। संजय मिश्रा का बदोई यूपी से सवाल है। गलत पुरुष भी हो सकता है, गलत महिला भी हो सकती है। गलती पर सवाल उठाते वक्त दिमाग में महिला या पुरुष का सवाल उठाना कहां तक सही है? बिल्कुल आपने सही कहा संजय मिश्रा जी, गलती दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन समाज में बवाल क्यों? मेरा सवाल यह है कि क्या हम तय करेंगे कि बरखा जी कैसे अपना जीवन व्यतीत करें या योगिता जी अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? क्या हम सबको अपने जीवन व्यतीत करने की इजाजत नहीं है? सही है या गलत है, खुद फैसले लेने पड़ते हैं और खुद उसको हमें सहना भी पड़ता है। रोहित